चलो लेट्स आपने very good. बहुत है तो मैं बोला था और किसी का हो रहा है चेंज मार्क्स पेपर्स। हाँ गाड़ी वर्किंग नोट ही है, उसका मार्क्स नहीं है। सम चाहिए, सम के साथ ऐसा थोड़ी खाली वर्किंग नोट बना गया है। सम नहीं है, खाली वर्किंग नोट सेट बी फाइनल अकाउंट्स किसी का राइट है, सेट बी। नो सेट बी। 8,000 है, 7,880 लिख रहा है। चेक तो करो। अरे तो अंदर कुछ मिस्टेक है तुम्हारा। 1920 इंश्योरेंस का रॉन्ग है, उधर सर्कल भी किया है। सोल्यूशन है और इसी का है मिस्टेक रॉन्ग है तो सोल्यूशन से चेक कर लेना। टोटलिंग एरर है तो लेके आओ। दिस पेपर 44 प्लस या 44 was good. 44 या 44 plus only was good. 40 to 44 was average. Below 40 is bad. Seriously, हाँ 40 के नीचे खराब है ये पेपर में। 50 मार्क का सेमेस्टर था, इसमें भी अगर लेवल आया नहीं है मतलब लास्ट 2 महीने सेमेस्टर तो नाम का था, सेमेस्टर के ऊपर का भी टाइम हो चुका है। पानी इधर नहीं है, इधर है अभी। हाथ पैर मारो नहीं तो डूबेगा। सिंपल। How many of you have scored below 35 in this paper? Raise your hands. Below 35. बहुत हालत खराब है। जो बीटी भाई के अटेंडेंस का टेंशन ज्यादा, ये बॉम्ब फूट रहा है इधर। बीटी भाई का अटेंडेंस का तो टेंशन मत ले, ये वो इतना सा है, ये इतना बड़ा है, इधर वाट लगेगा, सीधा मार्कशीट पे आएगा लाइफ टाइम। इतना ही है बिलो 35। रेज योर हैंड्स अगेन। 6-7 जन ही है, बाकी सब 35 प्लस है तुम लोग। कितना है किलो नहीं? हाथ ऊपर हो ऐसा वाट लगेगा। वंशील, तीर्थ, आर्य मेहता, इसका तो टेम्पररी गया है।
यशवी को क्यों करना है? सर मार्केट के बोले बीओई में 2000 था पूरे 3000 लिखा पूरे समझा हो गया दिया शाह को दिखा ही नहीं है। दिया शाह ये लिखा तो था कितना है? मैं डेटा परफॉर्मेंस छूट गया है तो राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाओ, इंक्रीज योर राइटिंग प्रैक्टिस. इज इट क्लियर? Next test is now NPO on 70. You got the important sums. This was the last big test. अभी इसके बाद सीधा तुम लोग प्रीलिम लिखने वाला है दिसंबर लास्ट एंड वीक. अभी खाली 2 टेस्ट बाकी है. एनपीओ आएगा, एक शेयर आएगा, बस खत्म. उसके बाद सीधा प्रीलिम्स. All prelims then straight. 10 tests have been done. 10th test है अभी NPO. 11th test तुम्हारा शेयर्स रहेगा. उसके बाद सब शेयर्स अपना प्रीलिम आना. टेक आउट शेयर्स फटाफट. वर्टिकल ट्रैक का मिला ना तुमको मैसेज मनोज सर? सुनो, ट्रैक का 20 से 25 के बीच में है. ओके, 21, 22, 23 आसपास रहेगा. प्रीलिम के बाद ही रहेगा, फर्स्ट प्रीलिम के बाद ही रहेगा. एंड फर्स्ट नाइट विल बी गोइंग इन ट्रेन टू वडोदरा. दैट ट्रेन विल बी 3 टायर AC, सब AC है उधर. ओके, उसके बाद ट्रैक से ज्यादा इट इज लाइक अ ट्रिप, लग्जरियस है पूरा. ट्रेन में जाएंगे, देन मॉर्निंग विल बी रीचिंग देयर. इट्स अ रिजॉर्ट, उसका वीडियो डाला हुआ है, देखा ना तुम लोग? देयर इज रिजॉर्ट. उसके बाद फुल डे इन द रिजॉर्ट. नाइट में एक ट्रैक है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग नाइट ट्रैक है, छोटा सा नाइट ट्रैक है. उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यू बी क्वाइट, यू विल बी एबल टू लिसन. सिंपल. नेक्स्ट डे मॉर्निंग full day at the resort then. And first day night at the train, second day full in the resort, second day resort में night trek. Third day morning after breakfast we'll be leaving for Statue of Unity. Statue of Unity काफी लोग देख लिया है, so we are planning to keep 2 days at resort only because there are काफी activities and all that you can chill out. So third day it is probably Statue of Unity or resort, and third day का एंड में वापस ट्रेन पकड़ के 4th डे मॉर्निंग विल बी एट मुंबई. ओके, ट्रैक इज वेरी सिंपल. ट्रैक तो नाम का ही है, हम तो तुम लोग के ऊपर है. तुम लोग ट्रैक इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस. ओके, ट्रैक कुछ है ही नहीं, नाम के बराबर समझ लो. मेन इज लाइक मस्ती वाला ट्रिप है ऐसे ही, एंड लेक्चरियस ट्रिप है. तो जो लोग का कंफर्मेशन है, वोटिंग किया ना वो लोग ने. नॉन राजीव सर स्टूडेंट्स ओवर हियर. 2-3 लोग ही है, इसके लिए मैंने डाला नहीं है, डबल वोटिंग सब होता है. आई पुट इट इन द ग्रुप टुडे, जस्ट वोट फॉर इट. नॉन राजीव सर स्टूडेंट ही करना, वापस तुम लोग मत रिपीट करना. और अभी से करना पड़ेगा कंफर्मेशन, क्योंकि ट्रेन टिकट्स बुक करना है. तो ट्रेन टिकट्स वी नीड टू बुक इन एडवांस. तो अभी से कंफर्म है, पेमेंट भी अभी करना पड़ेगा. ये भी हम लोग बोलेगा, अभी करके पूरा फाइनल 6,000 अराउंड 6,000 सब आएंगे. मैं राजेश सब शेयर
अकोमोडेशन का फोटोज आपने देखा होगा. Those are big tents. Okay, big tents but AC tents है. बेड्स वाला भी है और डॉर्म्स वाला भी टेंट्स है. डिपेंड्स जो मिला वो बंक बेड्स वाला टेंट देखा है, वो भी मिल सकता है, या डबल बेड वाला भी मिल सकता है. जिसका मार्क्स अच्छा है उसको बैठे. चलो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो आया वो लेना पड़ेगा, बट है दोनों एसी. मेरे को भी एसी है सब कुछ. चलो ना, क्या चलो अभी लिसन, टेकआउट शेयर्स फटाफट. शेयर्स में टेल मी what is the share we discussed in the last lecture? Share is nothing but part ownership of a company. Okay, so who can issue the shares to the public? Only companies, and companies will be publicly listed companies. Publicly listed companies. Okay, and then we saw there were 5 types of capital. अच्छा, company form कैसे होता है? How does it come into existence? By registration. It gets registered with the Register of Companies, and which act governs the company का business? So the act is Companies Act 1956 था, revised to 2013. LLP is 2008 now. Companies Act is 2013. Okay, please be quiet. And when the company gets registered, it gets a certificate of incorporation. एक और सर्टिफिकेट उसमें लगता है आफ्टर आईपीओ, दैट इज ट्रेडिंग सर्टिफिकेट, जिसके लिए आईपीओ कितना सब्सक्राइब होना जरूरी है? 90%. There are 2 types of companies. One is family owned business and one is professionally managed. Family owned में majority stakes are lying with what? The family members. Whereas in professionally managed, almost all 100% of the equity is diluted between the shareholders or the public. And which examples we are going to learn. आपको जो sums आने वाले वो सारे majority professionally managed companies के होते हैं. तो इसमें सभी shares, including promoters, directors, all the shares are issued in general. इसी के पास majority, single majority holding होता नहीं, क्योंकि shares में कैसा होता है? NPO में हमने देखा it's a democratic management. मतलब NPO में आप 10,000 डोनेशन दो या लाख दो या 50 लाख डोनेशन दो, it will be a 1% 1 vote stuff. मतलब एक बंदे को एक ही वोटिंग राइट मिलता है. आपके पैसे देने से आपके वोटिंग राइट्स बढ़ते नहीं. बट इन कंपनी बिजनेस इट बिकम्स 1 शेयर 1 वोट. मतलब जितना ज्यादा पैसा आपने डाला है कंपनी में, उतना ज्यादा आपका डिसीजन मेकिंग पावर है, उतना ज्यादा आपका वोटिंग राइट्स होगा. इज इट क्लियर? तो वोटिंग राइट्स आर एज पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. इसमें फैमिली ओन्ड बिजनेसेस डोंट गिव अप the shares because they will give up the decision making power. तो family owned businesses में decision किसके चलते हैं? तो only of that family, करता धरता of the business. Okay, whereas in professionally managed companies, the decision making rights do not lie in the hands of few people, those who are having high number of shares. They lie with the professionally managed team of board of directors, which are appointed by the shareholders. Just like we appoint our politician to govern us, in companies they have annual general meetings, AGMs होता है हर साल, उसमें they appoint board of directors and auditors.
okay, and CS, company secretaries. So they appoint all those people, and all those people manage day-to-day workings of the business on behalf of the shareholders. Is it clear? So in case of दोनों में board of directors होते हैं, family owned में भी board of directors होते हैं, इसमें भी board of directors होते हैं, लेकिन family owned में आपका majority decision power lies in the hands of the family because of majority stakeholder. Whereas in professionally managed business, they are purely on the basis of business acumen, which is done by the board of directors. वोटिंग राइट्स का ऐसा मेरा ज्यादा पैसा लगा है, मेरा ज्यादा डिसीजन चलेगा, ऐसा कोई चलता नहीं. तो इन फॉरेन कंट्रीज, इन अब्रॉड, इन यूएस, कनाडा, यूके, इवन इन ऑस्ट्रेलिया, मेजॉरिटी ऑफ द लिस्टेड कंपनीज आर प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज. उधर फैमिली ओन्ड बिजनेसेस का कल्चर खत्म हो चुका है. इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस आर फैमिली ओन्ड, मेजॉरिटी. एंड फैमिली ओन्ड बिजनेस का एक एडवांटेज भी होता है. फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में क्या होता है, आपका फैमिली ही सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर है, तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स. एंड दूसरा है, व्हेन यू हैव योर स्किन इन द गेम, मतलब आपका खुद का पैसा लगा पड़ा है तो आप दिन रात एक कर दोगे उसको ग्रो करने में. वेरएज आप किसी और के हाथ में दे दोगे कंट्रोल, तो वो तो प्रोफेशनल है, उसको अपनी सैलरी, अपने बोनस और अपनी फीस से मतलब है, तो वो इतना ध्यान शायद बिजनेस में ना दे जितना उसको देना चाहिए. नो डाउट डिसीजन की क्वालिटी बेटर हो सकती है, बट जो पैशन और जो ग्रिट चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, जो फायर चाहिए, वो कौन से बिजनेसेस में पॉसिबल है, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में ज्यादा पॉसिबल. ओके, तो दोस प्रोज एंड कॉन्स यू हैव इन बोथ. उसमें अच्छे अगर डिसीजन मेकर्स आ गए, जैसे अंबानी के केस में, इवन आफ्टर धीरूभाई अंबानी, ऐसे देखा गया है पास्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड से कि थर्ड जनरेशन तक बिजनेस चल जाता है. Generally, it gets spoiled in the third generation because the first generation builds up the business. They are the real shrewd businessman, best of the best. Second generation बहुत सारे केसेस में देखा गया कि they grow, expand क्योंकि उनको रेडीमेड मिल चुका है मसाला माल. और थर्ड जनरेशन इज लाइक द मोस्ट स्पॉइल्ड ऑफ ऑल. उसका दादाजी भी पैसे वाला था, उसका पप्पा भी पैसे वाला था. होता जनरली 90% केसेस में स्पॉइल्ड निकलता है. तो अगर आपके फैमिली में जनरेशन का थर्ड जनरेशन हो तो प्लीज टेक केयर. बहुत रेयर बिजनेसेस में ऐसा देखा गया कि थर्ड जनरेशन सस्टेन्स द बिजनेस, थर्ड जनरेशन टेक्स द बिजनेस इनटू डिक्लाइन. ओके, बट होता है ऐसा भी एक्सेप्शन है जहां पे थर्ड जनरेशन ने भी बिजनेस को आगे बढ़ाया. अभी बिरला के केस में कुमार सबसे पहला वो कुमार मंगलम बिरला था. ही ग्रू द बिजनेस. ओके, फिर आदित्य बिरला उसका बेटा था. तो घनश्याम दास बिरला, दादाजी was घनश्याम दास बिरला. He started and incorporated and made the business. उसका बेटा आदित्य बिरला, he took the business to new heights, just like मुकेश अंबानी. And now it is कुमार मंगलम बिरला. तो आपको दिख रहा रहेगा, he's doing well, reasonably well enough, but काफी bad decisions उसने किया हुआ है. अभी ग्रासिम जो बना था, सेंचुरी जो बनाया था, आपका इवन आइडिया का बेसिस वगैरह, स्टार्ट जो पिलर्स रखे थे वो सब आदित्य बिरला ने किए हुए थे. ब्रांड एक्विजिशन जो भी किया था, एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, आपका वैन हुसैन, वो सब आदित्य बिरला के टाइम पे हो चुका था. सेंचुरी मिल्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल बिजनेसेस इन इंडिया एट द टाइम ऑफ आदित्य बिरला. ये सब काम आदित्य करके गया था. उसका बेटा अभी कुमार मंगलम बिरला है, थर्ड जनरेशन, और उसका बेटा और पीछे आगे कोई खास जनरेशन में दिखाई दे भी नहीं रहा है. अभी ऑलमोस्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, बट देयर इज नो नेक्स्ट जनरेशन हु इज वेरी गुड फेस इन बिरला ग्रुप एज सच. ओके, तो ऐसा होता है. इवन इन अंबानी के केस में धीरूभाई अंबानी बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच. ओके, वॉच दिस मूवी इफ यू हैवंट. गुरु करके मूवी आया है, डू वॉच इट. इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी. एकदम रियलिटी प्रेडिक्ट किया उसने ऑन द लाइफ ऑफ धीरूभाई अंबानी. Even there is a book called The Polyester Prince. Okay, if you have a hand on that, read it. Polyester Prince. That is full life history of Dhirubhai Ambani. Then second generation Mukesh Ambani. He grew the business to different heights. Third generation इतना कोई फेस दिखता नहीं. ईशा अंबानी है थोड़ा सा, बट बाकी तो बेटे में इतना बिजनेस एक्टिव. टाटा का वो सब बाहर न्यूज में अपने खाली प्रोपेगेंडा है, उसको फेस दिखाने के लिए. बट
no more business acumen then. Even Akash, even Anand, both are not as shrewd a businessman as Mumbai. कोई नहीं. चलो. So coming back to the problems, what problems you will be having are mostly professionally managed companies. And what you are supposed to do, see, you miss the important parts and then you wonder what is happening. This is common sense. I need not tell you this again and again. Idiots. Now, you are screwing yourself and you are spoiling other people's time. बीच में बोल रहा है तो चालू करके रखने का. Idiots के जैसा. In the problems you will have all professionally managed companies का sums, okay? तो इसके लिए याद रखना, all the shares would be issued to the public. All the shares would be issued to the public. वो फैमिली होल्डिंग जैसा कुछ है, कुछ डाइल्यूट हुआ है, ऐसा सिनारियोस यहाँ पे देखने वाले नहीं है. Okay? 5 types of capital we learned in the last lecture. Which are the 5 types of capitals? First one was authorized capital. What are authorized capital? Maximum upper limit beyond which you cannot raise the money. Okay, उसके बाद आप रेज नहीं कर सकते, ऊपर आप रेज नहीं कर सकते. This capital will be given in your memorandum of association. Second capital is issued capital. Authorized capital समझो 1 लाख शेयर है तो आप 1 लाख से ज्यादा इश्यू, उसमें से 70, 80, 90,000 shares will be issuing to the public. That is called which capital? Issued capital. All the capitals will be quoted at face value. What is face value? बेसिक ब्रेकअप जो डिसाइड किया जाता है कंपनी में जस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड. बाकी उसका बाइंग सेलिंग इश्यू प्राइस के साथ कोई लेना देना नहीं है. ऑथराइज के बाद इश्यूड के बाद आता है सब्सक्राइब. व्हाट इज सब्सक्राइब? पब्लिक ने कितना खरीदा. ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता है और अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है. ओवर सब्सक्राइब मतलब ज्यादा पैसे आ गए तो क्या ज्यादा ले सकते हो आप? इश्यूड से ज्यादा कभी पैसे नहीं ले सकते. अंडर सब्सक्राइब मतलब कम पैसे आए, तो कम आया तो 90% से कम आया तो नहीं चलेगा, 90% आना जरूरी है. उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल. व्हाट इज कॉल्ड अप? मैंने आपको बताया था कंपनी पूरे पैसे एक साथ कभी कभी नहीं मंगवाती, पार्ट्स में मंगवाती है. तो वो पार्ट्स को क्या कहा जाता है? फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट, देन फर्स्ट पार्ट, देन सेकेंड पार्ट. The called up capital keeps on changing as according to the stage. Application के बाद called up capital कुछ और होगा, अलॉटमेंट के बाद कुछ और, फर्स्ट कॉल के बाद कुछ और, फाइनल कॉल के बाद कुछ और, एंड दैट विल बी इक्वल टू योर इश्यूड कैपिटल. अगर सेम आए तो कम आए तो कम हो जाएगा. इज इट क्लियर? सब्सक्राइब कैपिटल जितना हो. तो कॉल्ड अप कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग बट एट द एंड इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू योर सब्सक्राइब कैपिटल. जितना सब्सक्राइब है उतना कॉल्ड अप हो जाता है सब पैसे मंगवाने के बाद. कॉल्ड अप मतलब इतना मंगवाया है और पेड अप मतलब वो लोग ने कितना भरा है. तो जो पैसे वो लोग नहीं भरते हैं उसके लिए टर्म यूज किया जाता है कॉल्स इन. मेरे एग्जांपल में हमने